गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आकलन सहभागिता का समीक्षात्मक विश्लेषण करेंगे। आकलन सहभागिता को समझ लेते हैं, फिर इसका हम समीक्षात्मक विश्लेषण करेंगे। आकलन की जो प्रक्रिया है, आकलन की प्रक्रिया में प्राय उदासीनता देखी जाती है। उदासीनता तथा निरस्ता की स्थिति देखी जाती है। शिक्षक द्वारा इसे परीक्षा विभाग का दायित्व समझा जाता है। यानी आकलन की जो ये प्रक्रिया है, यह शिक्षक द्वारा जो परीक्षा विभाग होता है, जो परीक्षाएं करवाता है, परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व समझा जाता है। तो परीक्षा विभाग द्वारा, साथ ही परीक्षा विभाग द्वारा शिक्षक एवं द्वारा इसे छात्र एवं शिक्षक, यानी परीक्षा विभाग जो है आकलन की इस प्रक्रिया को परीक्षा विभाग द्वारा शिक्षक और जो छात्र है इनका उत्तरदायित्व समझा जाता है। यानी ये जो आकलन की सहभागिता जो है एक निरस्ता बताते हैं तथा इसमें उदासीनता बताई गई है, जिसमें शिक्षक द्वारा परीक्षा विभाग की जिम्मेदारी बताई गई है कि ये जो आकलन में जो उदासीनता है, यहाँ शिक्षकों का यह मानना है कि परीक्षा विभाग द्वारा इसमें स्थिति देखी जाती है। किंतु परीक्षा विभाग द्वारा यह माना गया है कि छात्र और जो शिक्षक है, उन छात्र और शिक्षक को इसका दायित्व समझा, दोनों का दायित्व समझा है। इसी प्रकार अभिभावक एवं संरक्षकों द्वारा भी अपनी भूमिका निर्वहन नहीं किया जाता और उनका वह मानना है कि जो अभिभावक और शिक्षकों का जो उत्तरदायित्व होता है, जो अहम भूमिका होती है, वह अभिभावक अपनी उस अहम भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति में आकलन की जो परिणाम होते हैं वह वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक आकलन की इस प्रक्रिया में चाहे शिक्षक हो, चाहे शिक्षार्थी हो, चाहे उसके अभिभावक हो, इन सबका सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक जब हम विद्यार्थी का जो आकलन करते हैं वह वैध और विश्वसनीय नहीं होगा। क्योंकि किसी भी बालक का आकलन करने के लिए बालकों के साथ साथ शिक्षक तथा अभिभावक की जिम्मेदारी भी बनती है कि बालक का जो आकलन कर रहे हैं वह हम किस प्रकार से कर रहे हैं। और आकलन की सहभागिता को अगर प्रभावी बनाना है और आकलन की ये जो आकलन में जो सहभागिता जब तक प्रभावी नहीं बनाया जाएगा, तब तक आकलन के परिणाम जो है विश्वसनीय एवं वैध नहीं हो सकेंगे। यानी प्रभावी कब बनेगा आकलन की ये जो प्रक्रिया, जब इसमें शिक्षक, छात्र और अभिभावक मिलकर जो है इस आकलन की प्रक्रिया में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तभी जो आकलन ये जो विद्यार्थियों जो आकलन करते हैं वह उच्च रूप से तथा अच्छा होगा। इसके साथ साथ छात्र का अधिगम स्तर भी उच्च नहीं हो सकता। यानी जब तक आकलन के जो ये परिणाम हमें सही नहीं मिलेंगे, तब तक विद्यार्थी की जो अधिगम की स्थिति है, विद्यार्थी की अधिगम की स्थिति है वह उच्च नहीं हो सकेगी। यानी सही रूप में किया गया आकलन ही विद्यार्थी की जो है उच्च स्थिति को दर्शाता है।
एक कुशल आकलनकर्ता के लिए, जो छात्र का जब आकलन करता है तो उसके लिए हम निम्न रूप से विभिन्न प्रकार से उसकी सहभागिता की संरचना कर सकते हैं। हम किस प्रकार से आकलन करते हुए सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले जब हम विद्यार्थी का आकलन करते हैं तो उस समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें शिक्षक एवं आकलनकर्ता को छात्र की सहभागिता प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षक या आकलनकर्ता को छात्र की सहभागिता प्राप्त करना, यानी आकलन की सहभागिता में सबसे पहले यह माना गया है कि शिक्षक और आकलनकर्ता, जो विद्यार्थी का आकलन कर रहा है, शिक्षक तथा आकलनकर्ता को छात्र की सहभागिता प्राप्त करनी चाहिए और छात्र की आकलन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से संलग्न करते हुए, उनको शामिल करते हुए, उनको लेते हुए आकलन का कार्य करना चाहिए। क्योंकि हम किसी भी विद्यार्थी का आकलन करते हैं तो उस समय जब तक हम छात्र की सहभागिता प्राप्त नहीं करेंगे, छात्र को शामिल नहीं करेंगे, उसको सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारा जो आकलन वह पूर्ण रूप से वैध तथा विश्वसनीय नहीं होगा। क्योंकि हम आकलन किसका कर रहे हैं? एक छात्र का आकलन करते हैं। शिक्षक या आकलनकर्ता द्वारा जब छात्र का आकलन करेंगे तो उसमें छात्र की सहभागिता होना अनिवार्य है। बिना छात्र की सहभागिता के हम जो है आकलन नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा आता है, अभिभावकों से भी छात्रों के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं अभिभावकों से छात्र के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना। दूसरा जो है वह है आकलनकर्ता को, यानी जो आकलन कर रहा है उस आकलनकर्ता को अभिभावकों से छात्र के संबंध में विभिन्न प्रकार की या विविध प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करना चाहिए तथा उन सूचनाओं के आधार पर आकलन की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी जब तक हम विद्यार्थी के बारे में या विद्यार्थी के संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, उस सूचनाएं प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम उसका आकलन नहीं कर सकते। इसलिए आकलनकर्ता को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विद्यार्थी के संबंध में जो भी सूचना मिले या जानकारी मिले वह अभिभावकों से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इससे शिक्षक द्वारा अभिभावकों को भी आकलन के जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के प्रति ज्ञान प्राप्त होगा तथा वह उसके प्रति जागरूक होंगे कि अमुक या छात्र या विद्यार्थी का आकलन किया जा रहा है तो इसमें उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वह आकलनकर्ता को दे सके। उसके बाद तीसरा जो है आकलन की प्रक्रिया साथी समूहों को भी सम्मिलित करना चाहिए। साथी समूह को सम्मिलित करना, यानी परिवार के साथ साथ विद्यार्थी अपने समूह में भी रहता है तथा जब आकलन की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में फैमिली के साथ साथी समूह को भी सम्मिलित करना चाहिए। बालक के जो साथी है, जो फ्रेंड्स वगैरह है, उनको भी सम्मिलित करना चाहिए।
क्योंकि इस प्रक्रिया में जो विद्यार्थी है वह अपनी रुचियों का प्रदर्शन करता है, अपनी रुचियों को बताता है। किसमें? समूह में रहकर अपने जो रुचि से संबंधित जो कार्य है उन कार्यों को करता है। तो इसलिए जो है अपनी रुचि का प्रदर्शन ज़्यादा से ज़्यादा वह अपने साथी समूह में करता है। जैसे किसी विद्यार्थी को यदि डांस पसंद है तो वह किसी के सामने अपने जो फ्रेंड्स वगैरह है उनके सामने डांस करके बताएगा, या फिर किसी को सॉन्ग पसंद है तो अपने ग्रुप में सॉन्ग गा के बताएगा। इस तरीके की जो क्रियात्मक जो गतिविधियां है उन गतिविधियों को वह अपने साथी समूह में शेयर करेगा तथा उनको बताएगा। इसलिए जब आकलनकर्ता किसी भी विद्यार्थी का आकलन करता है तो उसमें उनका जो साथी समूह है उस साथी समूह को भी शामिल करना चाहिए। और छात्रों में जब साथी समूह को सम्मिलित करें तो छात्रों में जो समूह में जो कार्य करने की प्रवृत्ति है, समूह में जो कार्य करने की योग्यता है, उस योग्यता का विकास होगा तथा उसका हम आकलन कर सकते हैं। उसके बाद है आकलन की प्रक्रिया। आकलन की प्रक्रिया में विविध प्रकार से आकलन करने वालों को सम्मिलित करना। यानी जब बालक का जब आकलन किया जाता है तो आकलन की इस प्रक्रिया में विविध प्रकार का आकलन करने वाले संगठन है। इसमें संगठन, दल के नेता को या फिर प्रधानाध्यापक को या फिर प्रबंध समिति के जो प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं उनको, पर्यवेक्षकों को, प्रतिनिधियों को तथा विषय विशेषज्ञों को तथा निर्देशन प्राप्त करने वालों को, आकलन समन्वय को, ये जो विभिन्न प्रकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको सम्मानित और सम्मिलित करना चाहिए। तथा जिस प्रतिनिधि की आवश्यकता को उसकी आवश्यकता के अनुरूप सम्मिलित करना चाहिए। यानी जिस प्रतिनिधि की, जैसे दल का नेता है तो उसके अनुसार यदि उसको सम्मिलित करना है तो उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसको इसमें आकलन की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लेना चाहिए। इससे जब हम इन सब व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जब सम्मिलित करेंगे तो हमारी जो आकलन की जो प्रक्रिया है वह आकलन की प्रक्रिया प्रभावी होगी, विश्वसनीय होगी तथा वैध मानी जाएगी। क्योंकि हमने आकलन, जब विद्यार्थी का जब आकलन किया है तो उसकी आवश्यकता के अनुरूप संगठन का नेता, दल का नेता, प्रधानाध्यापक को या विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जिससे कि बालक की जो परफेक्ट स्थिति है उस परफेक्ट स्थिति का या उसके स्तर का पता चल सके। तो यानी जब हम बालक का जब आकलन करते हैं, किसी भी विद्यार्थी का आकलनकर्ता जब आकलन करता है तो उस समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे कि हम जब विद्यार्थी का आकलन करते हैं तो उस समय विद्यार्थी की जो एक्चुअल स्थिति है, जो उसका स्तर है, उस स्तर को हम जान सके। अब है आज का आपका ग्रह कार्य।
आकलन सहभागिता का समीक्षात्मक विश्लेषण करते समय आकलन कर्ता को कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यानी जब आकलन की जो ये सहभागिता है उसका समीक्षात्मक विश्लेषण करते समय आकलनकर्ता को किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जिससे कि बालक का हम ठीक प्रकार से आकलन कर सके। अब एक विशेष बात, जैसे कि सभी जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है तथा इसमें हमें बचाव हेतु कुछ उपाय करने और उन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं और निजात पा सकते हैं। जैसे कि हाथों को सैनिटाइज करना, साबुन से धोना, मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।